का दीपकम नामक पुस्तक का प्रथम पाठ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। पाठ का नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। वयम यानी हम सब, वर्णमाला यानी कि जो अक्षर है उसको, जो संस्कृत की जो वर्णमाला होती है उसको पठामः यानी पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णाः द्विविधाः भवन्ति। वर्णों की दो विधियां होती है। स्वराः व्यंजनानि च। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो सबसे पहला है स्वर। तो स्वराः यानी स्वर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात स्वर है वो स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण होगा। स्वराः द्विविधा सन्ति। समानाक्षराणि संध्याक्षराणि च। स्वरों की भी दो विधियां हैं। एक होता है इसमें समान अक्षर वाले और दूसरा होते हैं संधि अक्षर वाले। अब इसमें कौन से समान वर्ण जो है अक्षर है और कौन संधि वाले अक्षर है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला आता है समान अक्षराणि यानी समान अक्षर वाले। तो इसमें भी दो रूप होते हैं, एक ऋस्वः और एक होता है दीर्घः। ऋस्व माने छोटा वर्ण और दीर्घ माने बड़ा वर्ण। वर्णम मालायाम, वर्णमाला में आदौ ये सामान्यः स्वराः सन्ति। ये दोनों समान स्वर होते हैं। ते समान अक्षरा स्वराः भवन्ति। वे समान अक्षर वाले स्वर होते हैं। तो इसमें ऋस्व स्वर है अ, ई, उ, री और ऋ। इसी तरह दीर्घ वर्ण होते हैं, वो है आ, ई, उ और ऋ। ऋ में दीर्घ स्वर नहीं होता है। इसके पश्चात चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है संध्याक्षराणि। अब संधि अक्षर वाले कौन कौन से हैं? तो इसमें ऋस्व नहीं होते हैं, दीर्घ होते हैं। ए, ऐ, ओ और औ। द्वयोः निश्चितस्वरयोः संधिः द्वारा ये नवीनाः स्वराः वर्णा जायन्ते ते संध्याक्षराः स्वराः भवन्ति। दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा जो नया स्वर का निर्माण होता है वे सभी संधि अक्षर स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, धन, ई, इन दोनों की जब संधि होती है तो ए वर्ण बनता है। इसी तरह अ, धन, उ से ओ वर्ण बनता है। इसी तरह अ, धन, ए से ए वर्ण बनता है और अ, धन, ओ से ओ वर्ण बनता है। तो इन चारों को हम संधि स्वर कहेंगे। यानी इन दो वर्णों के योग से नए स्वर वर्ण का निर्माण होता है, तो वह संध्याक्षराणि स्वर कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है अनुनासिक स्वराः, यानी जिसको हम नाक की सहायता से
जिस स्वर को पढ़ते हैं या बोलते हैं तो वे स्वर है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारितां स्वराः अनुनासिक स्वराः भवन्ति। यानी मुख के साथ साथ नाक का भी उच्चारण के लिए जिस स्वर का हम उच्चारण करेंगे वे अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे आ ई ओ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुंह के साथ साथ में हम नाक से भी ध्वनि निकाल रहे हैं, तो ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं। रे 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 ए ओ आ। तो इस प्रकार के जो स्वर है वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अगला चैप्टर है अपने व्यंजनानी यानी व्यंजन। जिस प्रकार स्वर होते हैं वैसे ही व्यंजनों का भी उच्चारण स्थान और उच्चारण किया जाता है। व्यंजनानाम् उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायतायाः अपेक्षा अवश्यम भवति। व्यंजनों के उच्चारण में कस्यचित् यानी किसी स्वरस्य स्वर की सहायता की अपेक्षा यानी ज़रूरत अवश्यम भवति अवश्य होती है। कोई भी स्वर हम जब बोलते हैं तो उसके कोई भी व्यंजन का जो उच्चारण हम करते हैं तो उसके उच्चारण स्थान में स्वर का भी विशेष योगदान होता है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र अस्वरस्य योजनं भवति। वर्णमाला में व्यंजन जो होते हैं उनके उच्चारण के लिए सब जगह पर अस्वर का जो है ज़रूरत होती है। तो इसकी उदाहरण हम बोलते हैं, आप भी हमारे साथ में बोलिए। क धन अ। क, ये देखो इसमें अ नहीं मिला हुआ क्योंकि क के ऊपर हलंत लगा हुआ है, अर्थात क यहाँ पर अर्ध व्यंजन है। जब ये पूर्ण कब होगा, जब इसके साथ में अ मिलेगा तो ये पूर्ण व्यंजन बन जाएगा। तो जैसे क और धन अ यानी क, ख धन अ यानी ख, ग धन अ यानी ग, घ धन अ यानी घ। अत्र व्यंजनम केवलम क ख ग घ इत्येव अस्ति। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यंजन जो है यहाँ पर वो केवल अर्ध क, अर्ध ख, अर्ध ग, अर्ध घ यानी कि क के ऊपर हलंत, ख के ऊपर हलंत, ग के ऊपर हलंत, ख के ऊपर हलंत, ये सभी व्यंजन हैं। और वर्ण का उच्चारण करने के लिए इसमें इसके साथ में हम अस्वर का भी उपयोग करते हैं। अत्र अस्वर केवल उच्चारणार्थ योजित अस्ति। केवल उच्चारण के लिए ही यहाँ पर अस्वर लगा हुआ है। व्यंजनानां चत्वारः भेदा सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद बताए गए हैं। चारों भेद कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है स्वरः। इसको हम वर्ग्यः वर्णः यानी स्वर स्पर्शावर्ण यानी स्पर्श वर्ण के रूप में कौन कौन से जो वर्ण आते हैं तो उनके बारे में देखिए। पहला आता है क वर्ग जिसमें क ख ग घ ङ। च वर्ग जिसमें च छ ज झ ङ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। तो ये 5 वर्ग है क से लेकर के म तक जो भी
व्यंजन आते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। स्पर्शा वर्ग्या व्यंजन वर्णः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता सन्ति। जो स्पर्श वर्ण है, जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है, वह अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त किए गए हैं। दूसरा है अंतःस्थ वर्णा। अंतस्थ वर्ण में 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। ये चारों वर्ण हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अंतःस्थः वर्णाः बहुत्र स्वरवर्णानां स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धस्वराः इत्यपि उच्यन्ते। अंतस्थ वर्ण है वो बहुत जगह पर स्वर वर्ण के स्थान पर भी इसका उपयोग किया जाता है, अतः यहाँ पर इन्हें अर्ध स्वर की उपाधि भी दी गई है। यानी ये जो य, र, ल, व, इन्हें अर्ध स्वर के रूप में भी जानते हैं। जैसे ई, धन, अ। ई के साथ में जब अ मिल जाता है तो ई को य हो जाता है, यह आदेश हो जाता है। ये इको यणचि जो सूत्र है, यानी यण संधि के अंदर इसका उपयोग होता है। जैसे यदि, धन, अपि। इसमें देखिए दी में ई की मात्रा है छोटी ई और आगे स्वर आया है अ, यानी ई के साथ में जब अ आता है तो यह आदेश हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, य, द और य, द, य। यहाँ द आधा हो जाएगा और य पूर्ण हो जाएगा। इसमें क्योंकि अ मिला हुआ है तो य पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यद्य और पीछे पी लग जाएगा तो ये हो जाएगा यद्यपि। इसी तरह री में जब अ मिलता है तो र आदेश बन जाता है और इसके साथ में वापस हम अ लगाएंगे। तो जैसे पितृ, धन, आज्ञा। अब देखिए त्रि में री है और री के साथ में अ जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा त्रि का र बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी, त और ये री का र बन जाएगा तो पी त आधा हो जाएगा और इस री का र बन के पितृ बन गया और पीछे आ की मात्रा है तो आ लग जाएगा और पीछे ज्ञा है तो ज्ञा तो बन जाएगा पित्राज्ञा। इसी तरह लृ, धन, अ। लृ में अ मिलेगा तो इसका आदेश बन जाएगा ल और इसमें यदि अ मिलेगा तो ये ल पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह देखिए आप लृ, धन, आकृति। अब देखिए लृ में ल और आकृति में ला बन जाएगा तो ल का ला बन गया और पीछे कृति है तो कृति बन जाएगा ला कृति ही। इसी तरह उ में अ मिलता है तो वह आदेश हो जाता है और इसी प्रकार सु, धन, आगतम। सु में उ की मात्रा है और पीछे आ लगा हुआ है तो ये स तो बन जाएगा आधा अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन बन जाएगा और इसमें उ का व बन जाएगा तो ये आ गया स, आधा स बन गया और पीछे व हो गया और आ की मात्रा है तो यहाँ वा बन जाएगा तो बन जाएगा स्वा और पीछे गतम लिखा हुआ है तो हो जाएगा स्वागतम। इसी तरह तीसरा है ऊष्म वर्णः। इसमें स, श, स और ह ये 4 वर्ण इसके अंदर आते हैं। ऊष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समये मुखात उष्णः वायु निस्सरति। जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो मुंह से हमारे गर्म वायु या उष्ण वायु निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म वर्ण की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद में आता है अयुग्वाहो वर्णौ।
अयोगवाह वर्ण, इसमें दो वर्ण हैं, अंग और अह। इन दोनों को अयोगवाह वर्ण के रूप में जाना जाता है। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। अयोगवाह है वो विशिष्ट वर्ण होते हैं। अत्र उच्चारणार्थम अस्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए पहले अस्वर आता है। तो देखिए ये अंग का उच्चारण कैसे होगा, तो अ पहले आया और प्लस अनुस्वार इसके अंदर लगेगा, तो ये अंग बन गया है, अनुस्वारः, इसको बोलेंगे अनुस्वारः। अंग जो मात्रा है उसको बोलेंगे अनुस्वारः। और अह में देखिए अ और पीछे ये जो दो बिंदी के रूप में जो विसर्ग लगता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। अत्रापि अनुस्वारः केवलम, ये जो बिंदी के रूप में ऊपर लगेगा, तथा विसर्ग केवलम, ये पीछे जो दो बिंदियाँ लगती है, इत्येव अस्ति। यहाँ पर केवल जो अनुस्वार है वो बिंदी है जो ऊपर लगेगी, और विसर्ग है जो पीछे दो बिंदियाँ लगती है और ह की ध्वनि निकलती है। एवमेव अत्र अपि पूर्वम योजित अस्वर केवलम उच्चारणार्थम अस्ति। यहाँ पर ऐसे ही पूर्व योजित स्वर है, अ है, वो पहले लगेगा और यह केवल उच्चारण के लिए ही प्रयुक्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। व्यंजनेशः सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनों के साथ सभी भी स्वरनाम, स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजन के साथ में स्वर का संयोजन होता है, और व्यंजन के साथ में स्वरनाम संयोजन गुणिताक्षराणि भवन्ति। इसके साथ में गुणित अक्षर भी बनते हैं। तो कौन कौन से हैं, आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुणित अक्षराणि, स्वराः और व्यंजनानि। स्वरा जैसे अ, आ, ई, उ स्वर है, और इनकी जो मात्रा हैं, स्वरों की मात्राएं होती है। जैसे अ में कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा होती है, एक डंडा पीछे लगता है। छोटी की मात्रा पहले डंडा लगा करके फिर ऊपर मात्रा होती है। इसी तरह बड़ी की मात्रा में आगे और डंडा लगा करके हम मात्रा लगाएंगे। छोटा ओ की मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है। तो ये जो मात्राएं होती है उसके अनुसार हम वर्ण लिखते हैं। तो यहाँ पर वर्ण कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क व्यंजन लिखा हुआ है, तो इसमें अ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, क। आ मिलाएंगे तो का बन गया, छोटी ई मिलाएंगे तो की बन गया, बड़ी ई मिलाएंगे तो की बन गया, छोटा ऊ मिलाएंगे तो कू बन गया, बड़ा ऊ मिलाएंगे तो कू बन गया। तो इसी तरह से बाकी के वर्णों को भी हम इसके अनुसार इन बॉक्स के अंदर लिखेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ च वर्ण का लिखा हुआ है, च, चा, ची, ची, चू, चू। इस तरह से इन वर्णों को भी हम भरेंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं हम, यहाँ री, री, ली, ए, ओ, औ, इनकी मात्राएं भी देखिए। यहाँ छोटी री है तो यहाँ पर इस तरह से एक ऊपर ये निशान होता है री का, और ये बड़ा री है री, ये ली है। ली की जो मात्रा है इस तरह से बनाई जाएगी। ए की मात्रा है जिसमें ऊपर एक मात्रा लगेगी, ए की मात्रा में दो मात्राएं लगती हैं, ओ की मात्रा में एक मात्रा ऊपर लगेगी और एक पीछे डंडा लगेगा। इसी तरह ओ की मात्रा में दो मात्राएं लगती हैं और एक डंडा पीछे की तरफ लगता है। जैसे ये क्री, 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 के, कै, को, कौ, इस तरह से
हम मात्राओं की गुणित अक्षरों का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी वर्णों को आपको भरना है और भर करके इन बॉक्सों को पूरा करें। यहाँ देखिए प वर्ण हैं, य, र, ल, व, श, स, ह, और इसके बाद में अनुस्वार और विसर्ग वाले भी हमें पूर्ण करते हैं, जैसे अंग, आंग, इंग, इंग, उंग, उंग, अह, आहा, इही, इही, उहु, उहु। इस तरह से क के साथ में भी स्वर लगा करके और अनुस्वार लगा करके हम ये अयोग वाहक को पूर्ण करेंगे। इसी तरह यरी, जृ। तो इस तरह वर्णों को भी हम बोलने का प्रयास करेंगे और इनको भरेंगे। इसके बाद में वयम शब्दार्थान जानीम, हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है पित्राज्ञा, पितुः आदेश, पिताजी का आदेश, फादर्स ऑर्डर, लाकृति, लृधन, लृ वर्णस्य आकृति, लक वर्ण का रूप है, शेप ऑफ लेटर्स लृ, एकैकः प्रत्येकम, हर एक, ईच वन, अजः, छागः, बकरा, गौट, वधुः, परिणीता, विवाहिता नारी, मैरिड वुमन। इसके बाद में मातृणम, मातुः ऋणम, माता का ऋण। इसके बाद में कृप्तम यानी कल्पितम माना हुआ, लकार, ल वर्ण को लकार बोलते हैं, ओम, प्रणवः एकाक्षर ब्रह्म, ओषधम, भेषजम, औषध, जुह्वा, रसना, जीव, नामधेयम, नाम, भगिनी, स्वशः, बहना, भ्राता, अनुजः, अग्रजः, भाई, पितामही, पितुः माता, दादी, पितामह, पितुः पिता, दादा, मातामही, मातुः माता, नानी, मातामह, मातुः पिता, नाना। ये देखिए दादा, दादा यानी पिता के पिता, पितुः उसको बोलेंगे पितामह, और दादा, दादी जो होती है यानी पिता की माता, तो उसको बोलेंगे पितामही। उसी तरह जो नाना होता है वह माता का पिता होता है, इसलिए इसको बोलेंगे माता मह, और नानी जो होती है वो माता की माता होती है, इसलिए हम कहेंगे माता मही। इसके बाद में सुश्री, कुमारी या मिस वर्ण का, जो इंग्लिश में वर्ण मिस यानी कुमारी या अनब्याही हुई लड़की, उसको सुश्री बोलते हैं। श्री, लक्ष्मी, सुंदरता, लक्ष्मी, सौंदर्य, उपाधि, विशिष्टता, विशेषता, टाइटल, प्रथम नाम, मुख्य नाम, पहला नाम। तो इस तरह से यह पाठ आगे देखिए। मध्य नाम, मध्यवर्ती नाम, बीच का नाम, अंत्य नाम, अंतिम नाम, लास्ट नेम, कुल नाम, कुलस्य, गोत्रस्य या वंशस्य वा नाम, यानी कुल, गोत्र या वंश का जो नाम होता है, फैमिली नाम होता है, उसको कुल नाम के नाम से जानते हैं। इसके आगे अभ्यास कार्य है, इसे पूर्ण करें और इस पाठ को एक बार पुनः देखें। धन्यवाद।